तो भाई क्लैश इन पेरिस का आज रोमन रेंस ने पूरा बदला निकाल लिया और यहाँ ब्रॉन बेकर भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया, लेकिन रोमन रेंस की तरफ से तो ये बस ट्रेलर था। शायद असली पिक्चर हमें क्राउन जूल में देखने को मिलेगी। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की रॉ बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी और एंड में तो WWE ने धमाका ही कर दिया। तो भाई लोग, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे लास्ट तक देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले तो रॉ की स्टार्ट हमें रेहा रिप्ली के साथ देखने को मिलती है। लास्ट वीक जो ऑस्का और कायरी जेन ने रेहा रिप्ली के साथ किया था, उसके बाद आज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, पर शायद यहाँ वो खुद से ज़्यादा ईओ स्काई के लिए दुखी फील कर रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि ऑस्का और कायरी जेन ने ईओ स्काई के साथ अच्छा नहीं किया। जिसके बाद वो ऑस्का और कायरी जेन को कॉल आउट भी करती हैं, लेकिन उनकी जगह पर ईओ स्काई की एंट्री होती है। यहाँ ईओ स्काई को देखकर लग रहा था कि वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ईओ स्काई रिंग में आकर रेहा रिप्ली से कहती हैं कि भाई तू एकदम सही थी ऑस्का और कायरी जेन के बारे में, लेकिन स्टिल वो अभी भी ऑस्का और कायरी जेन को फैमिली मानती हैं। तभी हमें टाइटनट्रॉन से ऑस्का और कायरी जेन का एक वीडियो पैकेज टाइप दिखाया जाता है। शॉकिंगली यहाँ ऑस्का पूरा ब्लेम ईओ स्काई पर ही डालती हैं, जहाँ वो ईओ स्काई को बताती हैं कि मेरी वजह से तू चैंपियन बनी थी और मेरी वजह से ही तू WWE में भी आई थी, तो भाई तूने जो भी मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। सोचो, पूरा ब्लेम उन्होंने यहाँ ईओ स्काई के ऊपर डाल दिया। जिसके बाद वो उनसे ये भी कहती हैं कि तू अगर माफ़ी मांगने आएगी तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगी, क्योंकि तू स्टिल मेरी फैमिली है। अब ईओ स्काई तो ये सब सुनने के बाद रिंग से जाने लगती हैं, लेकिन रेहा रिप्ली के ऊपर पीछे से ऑस्का और कायरी जेन अटैक कर देते हैं। जिसके बाद ईओ स्काई को भी रेहा रिप्ली को बचाने जाना पड़ता है और यहाँ फिर से लास्ट वीक की तरह ऑस्का ईओ स्काई को मिस्ट मारती हैं। जिसके बाद रेहा रिप्ली की भी धुलाई करी जाती है। ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा था और अब हमें पता है कि ये स्टोरी लाइन कहाँ जाने वाली है। नेक्स्ट हमें इसके बाद रूसेव और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है। मैच तो ये क्या ही था, क्योंकि रूसेव इस मैच में बहुत बुरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे और डोमिनिक मिस्टीरियो को यहाँ ज़्यादा कुछ करने का शुरुआत में मौका ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए यहाँ से वो अपनी चैंपियनशिप्स उठाकर भागने लगते हैं। लेकिन इसके बाद रूसेव उन्हें पकड़कर फिर से रिंग में लेकर जाते हैं। अब यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो के पास दो टाइटल थे, तो एक टाइटल तो उनके पास होता है, लेकिन एक रूसेव उठा लेते हैं। अब रूसेव से यहाँ रेफरी चैंपियनशिप लेकर अनाउंसिंग टेबल पर देने लगता है। अब यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी हरकतें शुरू करते हैं, जहाँ उनके हाथ में जो चैंपियनशिप थी वो रूसेव के ऊपर फेंकते हैं और यहाँ कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करी जा रही थी कि रूसेव ने चैंपियनशिप से डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर अटैक किया है। लेकिन भाई हमारा रेफरी इस बार स्मार्ट था, क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था, तो ये मूव तो डोमिनिक मिस्टीरियो के काम में नहीं आया। इसके बाद इनकी फिर से फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन इस बार ये दोनों जाकर रेफरी में ही बढ़ जाते हैं। अब रेफरी यहाँ ज़्यादा कुछ देख नहीं पाता और डोमिनिक मिस्टीरियो इसका फ़ायदा उठाकर रूसेव को लो ब्लो मार देते हैं। जिसके बाद वो उन्हें रोल अप करके अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लेते हैं। WWE ने बड़ा ही यूनिक सा तरीका निकाला डोमिनिक मिस्टीरियो को चैंपियनशिप रिटेन करवाने का, जो कि काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यहाँ जजमेंट डे के मेंबर्स ने तो पहले ही भाग लिया था, तो वहाँ से तो डोमिनिक मिस्टीरियो को मदद मिलने नहीं वाली थी। अब देखते हैं रूसेव को WWE इनडायरेक्टली चैंपियनशिप देने वाली है या फिर यहाँ इनकी फ्यूड खत्म हो चुकी है। वैसे इसके बाद हमें बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जहाँ LA नाइट एडम पेयर्स से बात कर रहे थे, जहाँ उनका कहना है कि उन्हें चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए। यहाँ कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स भी आते हैं और इनकी बहस हो जाती है। इसके बाद LA नाइट एडम पेयर्स से कहते हैं कि अब उन्हें कोफी किंगस्टन को फेस करना है और यहाँ इनका मैच रॉ के लिए ऑफिशियल हो जाता है। जिसके बाद बैक स्टेज से एक और सेगमेंट होता है, जहां बेली हमें देखने को मिलती हैं। यहां उन्होंने लायरा वल्कीरिया की मर्च वाली टी-शर्ट पहनी थी। अब यहां बेली फिर से लायरा वल्कीरिया से उनके मैच में आने को कहती हैं, क्योंकि आज उनका मैच रकेल रॉड्रिगेज के साथ होने वाला है। लेकिन लास्ट वीक जो बेली ने लायरा वल्कीरिया के साथ हरकतें करी थी, उसके बाद उनका मूड नहीं लग रहा था। यहाँ लायरा वल्कीरिया का कहना था कि भाई तू अपना काम खुद कर ले, मैं नहीं आने वाली। और इसके बाद नेक्स्ट मैच होता है रकेल रॉड्रिगेज और बेली के बीच में। मैच बहुत शॉर्ट था और ज़्यादा लंबा हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैच के एंड में रॉक्सैन परेज इंटरफेयर करती हैं और बेली की आंखों में अपनी उंगलियां घुसा देती हैं और अब इसका एडवांटेज रकेल रॉड्रिगेज को मिल जाता है, जिसकी वजह से वो मैच को जीत जाती हैं। लेकिन मैच जीतने के बाद भी रकेल और रॉक्सैन मिलकर अटैक करती हैं बेली के ऊपर और यहाँ फिर लायरा वल्कीरिया को बेली को सेव करने आना ही पड़ता है। लेकिन फिर से हमें यहाँ बेली की साइकोपंती देखने को मिलती है, जहां वो रकेल रॉड्रिगेज और रॉक्सैन परेज दोनों पर अटैक करती हैं और लायरा वल्कीरिया स्टिल शॉक में थी कि उन्होंने फिर से क्यों मदद कर दी बेली की। पता नहीं WWE बाद में जाके इनकी टैग टीम बनाने वाली है या फिर इनकी फ्यूड होने वाली है, लेकिन जो भी होगा फिलहाल के लिए वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे इसके बाद एक बैक स्टेज से इमोशनल टाइप मूवमेंट भी होता है, जहां ईओ स्काई तो ऑस्का के मिस्ट से रंगीन हो चुकी हैं
और यहाँ मेडिकल टीम उनका चेकअप कर रही थी। जिसके बाद कायरी जेन भी यहाँ आती हैं जो कि कहती हैं कि भाई ऑस्का से माफ़ी मांग ले और हम फिर से फैमिली बन सकते हैं। लेकिन यहाँ इयो स्काई कायरी जेन को भगा देती हैं। लेकिन जाते जाते कायरी जेन एक तस्वीर छोड़कर जाती हैं, ऑस्का उनकी और इयो स्काई की। तो शायद यहाँ WWE थोड़ा इमोशनल टच भी डालने का ट्राई कर रही है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से ऊसोस का भी एक सेगमेंट दिखाया जाता है जहाँ इनके बीच में बहस हो जाती है। पहले तो जिमी ऊसो जे ऊसो से पूछते हैं कि भाई तूने लास्ट वीक LA नाइट की मदद क्यों नहीं करी। यहाँ जे ऊसो का कहना था कि भाई मैं LA नाइट की मदद क्यों करूंगा, उस बंदे की वजह से हम रसल पलूजा में मैच हार गए थे। यहाँ उनका कहना था कि LA नाइट उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अगर वो नहीं होता तो शायद वो अभी तक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी होते, जो कि जिमी ऊसो नहीं बन सकते। ये लाइन शायद जिमी ऊसो को बहुत ज़्यादा चुभ गई होगी, जो कि उनकी शक्ल पर ही दिख रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए स्टिल अभी भी इनका भाईचारा बना हुआ है। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है कोफी किंगस्टन और LA नाइट के बीच में। अब ये मैच कराने के पीछे कोई भी सेंस नहीं था, बहुत ऑब्वियस था कि यहाँ LA नाइट हारने तो नहीं वाले, तो यहाँ आसानी से LA नाइट BFT के साथ कोफी किंगस्टन को हरा देते हैं। इसके बाद बैक स्टेज से हमें बेकी लिंच, अकीरा टोजावा और मैगजीन ड्यूप्री देखने को मिलती हैं। यहाँ मैगजीन और बेकी लिंच के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि बेकी लिंच का कहना था कि वो बेस्ट हैं। जिसके बाद पहले तो बेकी लिंच अकीरा टोजावा पर अटैक करती हैं, इसके बाद वो मैगजीन पर भी अटैक करती हैं। अब हमें पता है कि शायद WWE नेक्स्ट वीक इनका मैच कर देगी। वैसे यहाँ उनकी मुलाकात सेथ रॉलिंस से भी होती है जो कि रिंग में ही आ रहे थे। यहाँ वो कहती हैं कि वो भी उनके साथ आ सकती हैं, पर सेथ रॉलिंस फिलहाल के लिए उन्हें मना कर देते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस ही हमें रिंग में देखने को मिलते हैं। यहाँ सेथ रॉलिंस उन्हीं 3 विक्ट्रीज की बात कर रहे थे जो कि लास्ट वीक कोडी रोड्स ने करी थी। यहाँ उनका कहना था कि वो 3 विक्ट्रीज अब पास्ट हो चुकी हैं। भले ही तूने सेथ रॉलिंस को 3 बार हरा दिया है, लेकिन अब वो 3 विक्ट्रीज मैटर नहीं करती, क्योंकि वो चीज़ पास्ट में हो चुकी है और वो वर्जन सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के अलग थे। और फिलहाल कोडी रोड्स को क्राउन जूल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों चैंपियंस भिड़ने वाले हैं और इस मैच का विनर डिसाइड करने वाला है 10-15 सालों का WWE का फ्यूचर। अब यहाँ सेथ रॉलिंस के भाषण खत्म होते ही कोडी रोड्स की एंट्री हो जाती है। कोडी रोड्स रिंग में आकर सेथ रॉलिंस से पूछते हैं कि भाई तेरे ग्रुप में कंट्रोल में कौन है, जिसके जवाब में सेथ रॉलिंस का कहना था कि वो ही फिलहाल उनके ग्रुप को चलाते हैं और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो उनके पास आकर जाते हैं। इसके बाद वो ये भी बताते हैं कि स्मैकडाउन में जो भी ब्रॉन ने किया वो उनके कहने पर किया था। कोडी रोड्स इसके बाद कहते हैं कि अच्छा भाई फिर तूने ही पॉल हेमन को भेजा होगा ब्रॉक लेसलर को अनाउंस करने के लिए। यहाँ सेथ रॉलिंस रसल पलूजा की बात कर रहे थे और यहाँ उनका फिर से कहना था कि जो भी डिसीजन हमारे ग्रुप में लिए जाते हैं वो मैं लेता हूँ। तो यहाँ सेथ रॉलिंस का कहना था कि पॉल हेमन ने उनके कहने पर ब्रॉक लेसलर को अनाउंस किया था। वैसे कोडी रोड्स ने यहाँ सवाल तो अच्छा उठाया था, क्योंकि सेथ रॉलिंस को चिंता नहीं हो रही कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसलर के पास जा रहे हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस की ये कहते ही क्राउड बड़े लाउडली चैंट लगाना शुरू कर देता है, जहाँ क्राउड का तो कहना था कि सेथ रॉलिंस को घंटा कुछ नहीं पता। इसके बाद कोडी रोड्स थोड़ा ज्ञान देते हैं सेथ रॉलिंस को कि हम दोनों एक टाइम पर फ्रेंड हुआ करते थे और तूने रेसलमेनिया 40 में मेरी मदद करी थी। यहाँ सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई हम फ्रेंड कुछ भी नहीं थे और रेसलमेनिया 40 में बस वो उन दोनों बंदों से तू थोड़ा सा कम इविल था। मतलब सोचो यहाँ सेथ रॉलिंस ने वक्त और जज्बात दोनों बदल दिए। सेथ रॉलिंस इसके बाद कहते हैं कि फ्रेंडशिप तो दूर की बात है, क्राउन जूल में अब जो भी मैं तेरे साथ करूंगा उसके बाद हमारी जो हिस्ट्री है पहले की वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 की वो दोस्ती वाली नौटंकी की बात कर रहे थे। बड़ा ही मस्त सा सेगमेंट WWE ने आज इनके बीच में बुक करा था, जहां WWE ने एक साथ दो काम कर लिए, क्योंकि यहाँ एक तो पॉल हेमन और ब्रॉक लेसलर वाला मुद्दा भी डिस्कस हो गया, जिस पर सेथ रॉलिंस बहुत टाइम से कुछ बोल नहीं रहे थे। पता नहीं सेथ रॉलिंस को कुछ पता भी था या नहीं। बाकी कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की बात करें तो WWE ने अब इनके बीच से दोस्ती वाला एंगल हटा दिया है, तो जो आगे अब स्मैकडाउन और रॉ होंगी वहां हमें इनकी हाथापाई भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इसके बाद हमें बैक स्टेज से इयो स्काई और रेहा रिप्ली भी देखने को मिलती हैं और यहाँ इयो स्काई रेहा रिप्ली को बताती हैं कि उन्होंने एडम पेज से बात कर ली है, तो अब हमें पता है कि क्राउन जूल में क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमें रिंग में ड्रैगन ली और एजे स्टाइल्स देखने को मिलते हैं और नेक्स्ट इनका मैच एल ग्रांडे अमेरिकानोस के साथ होने वाला था। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा बहुत प्रोमो सेशन दिखाया जाता है, जहां पहले तो ड्रैगन ली एजे स्टाइल्स को धन्यवाद देते हैं उनका साथ देने के लिए, और फ्यूचर में डोमिनिक मिस्टीरियो और उनके बीच में AAA की मेगा चैंपियनशिप के लिए मैच भी होने वाला है, तो यहाँ वो उसे भी एड्रेस कर रहे थे। इसके बाद एजे स्टाइल्स भी कहते हैं कि उनका मैच भी क्राउन जूल के लिए फिक्स हो चुका है, जो कि जॉन सीना के साथ है, और इसका पूरा श्रेय वो देते हैं क्राउड को,
और यहाँ उनका ये भी कहना था कि वो क्राउन ज्वेल में वही करने वाले हैं जो उन्हें पसंद है, और वो है जॉन सीना की धुलाई करना। पता नहीं, ये प्रोमो सेशन बड़ा ही रैंडम सा लग रहा था। फिलहाल WWE के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि जॉन सीना तो अवेलेबल है नहीं, तो बेचारे एजे स्टाइल्स अकेले क्या ही कर लेंगे। वैसे नेक्स्ट हमें इनका मैच देखने को मिलता है एल ग्रांडे अमेरिकानोस के साथ। सोचो, एक एल ग्रांडे अमेरिकानो ने एजे स्टाइल्स की कितनी प्रॉब्लम बढ़ा दी थी, और अब तो हमें 3-3 एल ग्रांडे अमेरिकानो देखने को मिल रहे हैं। बाकी बात करें मैच की, तो ये मैच भी हमें अच्छा खासा ही देखने को मिलता है, और इस मैच में जीत भी एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली के हाथ में आ गई है। इसके बाद हमें रॉ के मेन इवेंट में ऊसोस और ब्रॉन का टैग टीम टोर्नेडो मैच देखने को मिलने वाला था, लेकिन इसके पहले बैक स्टेज से हमें एक प्रोमो सेशन दिखाया जाता है जहां सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं कि उन्हें कोडी रोड्स को हराना है। पॉल हेमन यहाँ शायद थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस अभी फिलहाल मूड में नहीं लग रहे थे। बाकी ऊसोस और ब्रॉन के मैच की बात करें तो ये मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जहाँ पहले तो एंट्री के साथ ही ब्रॉन पर ऊसोस अटैक करते हैं। इसके बाद एक अच्छे मूवमेंट की बात करें तो हमें एक टेबल स्पॉट देखने को मिलता है, जहां ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर लगाते हैं जे ऊसो को, जहां ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर लगाते हैं जिमी ऊसो को। इसके बाद यहां ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड डोमिनेट करने लग गए थे, और तभी हमें रिटर्न देखने को मिलता है ओटीसी रोमन रेंस का। मैंने कहा था कि रोमन रेंस फिलहाल अब कभी भी और कहीं भी रिटर्न कर सकते हैं, तो WWE ने यहाँ ज़्यादा देर नहीं लगाई। फाइनली रोमन रेंस अब वापस आ चुके हैं, और यहाँ भी रोमन रेंस चेयर के साथ आए थे, और यहाँ रोमन रेंस आज फुल बदले के मूड में आए थे, क्योंकि यहाँ रिंग में जाकर सबसे पहले वो ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को उसी चेयर से बजाते हैं। इसके बाद जे ऊसो और जिमी ऊसो अपना काम करते हैं, और यहाँ उनकी विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद रोमन रेंस फिर से आते हैं चेयर के साथ, और इस बार ब्रॉन ब्रेकर की बड़ी तबीयत से धुलाई होती है। आज रोमन रेंस ने क्लैश इन पेरिस का पूरा बदला निकाल लिया। इसके बाद वो थोड़ा जे ऊसो को भी ब्रीफ करते हुए नजर आते हैं। पता नहीं, यहाँ रोमन रेंस की अटेंशन जे ऊसो के ऊपर थोड़ी ज्यादा लग रही थी, और जिमी ऊसो की शक्ल देखकर लग रहा था कि इससे वो थोड़े खुश नहीं हैं, तो शायद यहाँ कुछ पकाया जा रहा है। बाकी रोमन रेंस का अब रिटर्न हो चुका है, तो ब्रॉन ब्रेकर के साथ उनका मैच अब जल्द ही क्राउन ज्वेल के लिए भी फिक्स हो जाएगा, और अब शायद फैंस का इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के लिए। वैसे आज की रॉ WWE ने स्टोरी लाइन वाइज काफ़ी अच्छी बुक करी थी। कमेंट में बताओ आपको आज की रॉ कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।